हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आरसीसी के पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब कि सुरक्षा गुणांक के बारे में। उसी के बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे एक आध उसी पे बेसिस पे न्यूमेरिकल, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। तो डिस्कस क्या करना है आज हमें, FOS के बारे में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी सुरक्षा गुणांक। ठीक है, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं क्या होता है। FOS बराबर क्या बताया गया है, अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड। ठीक है, यही आपको हम बताएं FOS के बारे में कि अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड, मतलब कि अत्यधिक लोड अपॉन सुरक्षा भार। ठीक है, इसी के बारे में डिस्कस किया गया है। अब देखिए, आपको बताया गया है कि कंक्रीट का FOS कितना होता है, 3 होता है, और इस्पात का कितना होता है, 1.78। ठीक है, कंक्रीट का FOS 4 भी होता है, लेकिन वो किस कंडीशन में होता है, ध्यान दिए रहिएगा, हमेशा किसकी कंडीशन में होता है, वो बेंडिंग की कंडीशन में होता है। किसकी कंडीशन में होता है, बेंडिंग की कंडीशन में। और ये किसकी कंडीशन में होता है, कंप्रेसिव की कंडीशन में। ठीक, अब इसके पर आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि कह दिया कि कंक्रीट का FOS बेंडिंग बंकन के रूप में क्या होता है। तो आपको पता है कि बंकन के रूप में कितना होता है, 4 होता है। अगर पूछ दिया संपीड़न के रूप में कितना होता है, तो 3 होता है। ठीक, अगर ये नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है कि कंक्रीट का FOS कितना होता है, उसमें ऑप्शन दे दिया आपको 3, 4, 2, 1। ठीक है, 2 ऑप्शन दे दिए, ऐसे 3, 4 ऑप्शन दे दिया। अब आप कंफ्यूजन हो गए कि हमें 3 लगाना चाहिए कि 4 लगाना चाहिए। उस कंडीशन में आपको हमेशा किस पे टिक करना है, 3 की कंडीशन में, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। ठीक, अब बोल दिए कि इस्पात का FOS कितना होता है, FOS कितना होता है, 1.78। दूसरा पूछ दिया कि दूसरे रूप में पूछ दिया है यील्ड कांस्टेंट कितना होता है, किसका, यील्ड कांस्टेंट इस्पात का कितना होता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे आपको यील्ड कांस्टेंट पूछे और चाहे सुरक्षा गुणांक पूछे। इसका मतलब हुआ कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, सुरक्षा गुणांक के बारे में। तो आपको पता है कि इस्पात का कितना होता है, 1.78। ठीक, ये हमारे इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ऑन RCC बीम। ठीक है, RCC बीम पर जो लोड आ रहा है उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ऑन RCC बीम, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब कोई RCC का मान लीजिए सेक्शन है। ठीक है, ये RCC का बीम है। ठीक, ये इसका क्या हो गया, प्लान हो गया। ठीक है, इसमें छड़ लगी गई है, छड़ का प्रयोग किया गया है। ठीक, इस पर लोड अप्लाई हो रहा है, जो लोड कैसा है हमारा, डायरेक्ट लोड है। ठीक, तो आप देखेंगे ये हमारा क्या है, स्टील है।
और ये क्या है हमारा कंक्रीट है। ठीक, तो देखिए इधर अगर हम सेक्शन पे बात करेंगे टोटल लोड की, तो टोटल लोड को हमने क्या मान लिया, P, टोटल जो सामर्थ्य है उसको क्या मान लिया, P बराबर हमारा क्या है कि इस कंक्रीट पे कुछ लोड आएगा और कुछ लोड हमारा किस पे आएगा, स्टील पे आएगा, दोनों पे इक्वली डिवाइड होगा। तो P बराबर क्या मान लिया, टोटल लोड ऑफ किस पे, कंक्रीट पे, अब टोटल लोड बराबर किस पे, स्टील पे। इन्हीं दोनों पे कंपोनेंट पे जो टोटल लोड कार्य करता है उसे हम क्या कर दिए, कैपिटल P मान लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन, तो लोड को हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ PC प्लस PS के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम P बराबर बात करते हैं। ठीक, अब आपको पता है कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यही तो फोर्स ही तो हमारा सामर्थ्य है, यही तो हमारा लोड है। अगर हम यहाँ से फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया होगा, यही बनेगा ना, यही बनेगा ना, स्ट्रेस इंटू फोर्स इंटू एरिया। ठीक, तो PC बराबर क्या हो जाएगा, कंक्रीट की बात करेंगे तो सिग्मा C इंटू AC, सिग्मा C इंटू AC। ठीक है, प्लस स्टील की बात करेंगे तो सिग्मा S इंटू AS, यही होगा ना। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हम इसको लोड अप्लाइड टोटल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लिया, 1 मान लिया। ठीक, अगर आपको दिक्कत हो रही होगी इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, अभी इसको पता कर लिए। अब हमको पता है कि अब आते हैं, चूँकि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन के, ये पता ही है हमें। अब इस बराबर को चिन्ह को हटाएंगे तो E आएगा, E स्मॉल e, तो कैपिटल E बराबर क्या आएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये समझ में आ गया, ये हो गया। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें, ये तो हमारा ये नहीं पता है कि किस इक्विपमेंट पर प्रत्यास्था मापांक आ रहा है, किस मटेरियल पे आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे मटेरियल क्या है पता है, कंक्रीट पता है और स्टील के बारे में पता है। तो क्या करेंगे, पहले किसके लिए निकालेंगे, स्टील के लिए निकालेंगे तो कितना होगा, सिग्मा S अपॉन EC, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, और EC के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, सिग्मा C अपॉन EC, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया ये किसी मटेरियल के लिए नहीं डिसाइड किया गया था, लेकिन जब हमारा मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, एक कंक्रीट यूज हो रहा है, दूसरा क्या यूज हो रहा है, स्टील। तो स्टील के लिए क्या होगा, सिग्मा S अपॉन EC, और कंक्रीट के लिए क्या होगा, सिग्मा C अपॉन EC। अब देखिए आपको पता है कि मापांक अनुपात M बराबर क्या होता है, वी नो डैट, हमें पता है क्या है कि स्मॉल m बराबर क्या होता है, ES अपॉन EC। ठीक है, अब ES की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा, सिग्मा S अपॉन ES। ठीक, अब नीचे पुट करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, क्या होगा ये, EC अपॉन सिग्मा C। समझ में आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो सिग्मा C अपॉन EC। अब आपको बताया गया था कि टर्म कंडीशन में कि इस्पात तथा कंक्रीट को क्या माना गया है, पूर्णतः प्रत्यास्थ माना गया है। वो किस कंडीशन पे होता है, जब विकृति बराबर होती है, किसकी, कंक्रीट की विकृति बराबर होती है इस्पात की विकृति के अनुसार। तो जब बराबर मान लिया गया है तो EC बराबर ES। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, M बराबर सिग्मा S अपॉन, ये बचेगा। अब सिग्मा S निकालेंगे तो कितना आएगा, M इंटू सिग्मा C। अभी इसको पहला ही आपको पॉइंट बताया गया था कि बंकन के बाद और बंकन के पहले
क्या होता है, स्ट्रक्चर समतल की कंडीशन में बना रहता है, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग बना होता है। इस्पात का प्रतिबल क्या होता है, कंक्रीट के कितना गुना होता है, m गुना। ठीक, अब आते हैं सीधा हम इक्वेशन नंबर 1 पर। किस पे आते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट पे आते हैं तो ये देखिए c बराबर ये लिखा है और यहाँ ये लिखा है। अब चाहे आप सिग्मा c को सिग्मा s के रूप में कन्वर्ट करिए और चाहे सिग्मा s को सिग्मा c के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको जो बेटर लगे वो आप कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं p बराबर सिग्मा c इंटू ए सी, तो एज इट इज लिख दे रहे हैं। ठीक है, और सिग्मा s बराबर क्या पता है, m इंटू सिग्मा c, और वो क्या है, ए एस। ठीक है, तो p बराबर, अब कॉमन क्या आ रहा है, सिग्मा c को बाहर कर दिया तो बचा क्या, ए सी प्लस एम ए एस। ठीक है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखा है ए सी प्लस एम ए एस। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा क्या है, स्ट्रेस है, और ये हमारा क्या है, एरिया है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा लोड है। ठीक, अगर आपसे कहा जाए कि आरसीसी संरचना का समतुल्य क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये क्या होता है, हमारा ए सी प्लस एम ए एस बराबर क्या कहलाता है, इसको हमको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कंक्रीट का समतुल्य क्षेत्रफल कितना होता है, तो वो बताएंगे आप ए सी प्लस एम ए एस। ठीक है, ठीक है, ये हमारा समतुल्य क्षेत्रफल है, और ये हमारा क्या है, P बराबर सिग्मा C ब्रैकेट में ए सी एम ए एस, ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ऑन आरसीसी बीम। ठीक, समझ में आया। अब अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव के रूप में कि डिस्ट्रीब्यूशन लोड का क्या सूत्र होता है, तो आप सीधा ये लगाएंगे P बराबर सिग्मा C ए सी प्लस एम ए एस। या पूछा जाए कंक्रीट का समतुल्य क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप बताएंगे ए सी प्लस एम ए एस। अब आपको ये बता देते हैं कि ए सी बराबर क्या होता है, ए सी बराबर होता है एरिया ऑफ कंक्रीट, ए एस बराबर होता है एरिया ऑफ स्टील, सिग्मा सी बराबर होता है स्ट्रेस इन कंक्रीट, सिग्मा एस बराबर होता है स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है, और m बराबर क्या बताया गया है, मॉडुलस रेशियो। ठीक है, ये सारे इतने टॉपिक हैं, इसके बारे में आपको ये इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन ये है कि पूछा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लोड क्या होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लोड हमारा क्या होता है, P बराबर ए सिग्मा सी ए सी प्लस एम ए एस। अब पूछ लिया कि कंक्रीट का समतुल्य क्षेत्रफल कितना होता है, तो समतुल्य क्षेत्रफल ए सी प्लस एम ए एस। ठीक है, अब देखिए सीधा क्या है, P बराबर क्या होता है, कंक्रीट पे कुछ लोड आएगा और कुछ किस पे आएगा, स्टील, दोनों लोड मिलाकर टोटल लोड हो गया। टोटल लोड को डिवाइड किया तो क्या होता है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो सिग्मा सी ए सी सिग्मा एस ए एस। यहाँ तक तो हो गया। अब हमें पता है कि हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस समानुपाती होता है विकृति के, तो यहाँ से डायरेक्ट इसको हटाया सिंबल को, तो ई आया, ई बराबर सिग्मा एस सिग्मा अपॉन ई। इसी प्रकार कंक्रीट के लिए निकाला, स्टील के लिए निकाला, कंक्रीट के लिए निकाला। फिर m बराबर ई एस अपॉन ई सी हमें पता ही है। ठीक, दोनों को सूत्र रखा है यहीं से उठाकर।
ठीक है। अब रखने की बात क्या है, ई सी बराबर ई एस, ये आपको एजेंशन में बता दिया गया था। अब यहाँ से ये निकल आया, उसके बाद डायरेक्ट सूत्र आ गया। ठीक, तो ये टॉपिक में सिर्फ आपको इतना ज़रूरी होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि कंक्रीट का समतुल्य क्षेत्रफल क्या होता है और कंक्रीट का डिस्ट्रीब्यूशन लोड क्या होता है। ठीक है, ये टॉपिक आपको कंपलसरी पता ही होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, छोटा, बहुत बड़े नहीं, छोटे न्यूमेरिकल रहेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को क्या करेंगे, डी एंड करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।